हे दोस्तों, मैं यशवंत इस CI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर लैंग्वेज के साथ। और दोस्तों यहां पर आज हमारा होगा पार्ट नंबर 2, यानी कि सेकंड पार्ट को जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। तो यार आज हम यहां पर पढ़ेंगे क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस, जो कि मैं बता चुका हूँ कि पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद फर्दर जो है हम इसको एक्सप्लोर करेंगे एंड देन इसको वाइंड अप करके सेकंड चैप्टर पे चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर आप देखो, इन अ स्टैटिस्टिकली type programming language we would define the type of a stack by these operations. How this would be done depends on the type of programming language and the concrete language, but generally in statically typed functional languages you would define a signature for a stack, the functions and their type for the 5 operation, while in an object oriented language you would define an abstract superclass. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई स्टैटिकली अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं उसकी टाइप के साथ, और स्टैक जो है वो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब भाई ये स्टैक क्या होता है दोस्तों? स्टैक जो है बेसिकली वो यहाँ पर एक तरह का एरे होता है जो कि आपके पास कॉल करने के लिए यूज होता है फंक्शंस को या फिर पैरामीटर्स को। और दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में जो आपके पास सीक्वेंशियली स्टैक वाइज चीज़ों को रखा जाता है, उसीलिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टैक। और ये डिफरेंट ऑपरेशंस, यानी कि आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। How this would be done depends on the type of programming language, यानी कि हम किस तरीके से पूरी तरह डिपेंड हो जाएं उस टाइप के ऊपर जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और दोस्तों यहाँ पर जो कंक्रीट लैंग्वेज होती है वो जनरली स्टैटिकली टाइप्ड फंक्शनल लैंग्वेजेस के तौर पे जो है वो डिफाइन की जाती है। तो एक सिग्नेचर के तौर पे, यानी कि एक सिग्नेचर जो है आप उसको डिफाइन करते हो, और वो जो स्टैक है वो यहाँ पर उन फंक्शंस को कॉल करता है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है। एंड देयर टाइप ऑफ 5 ऑपरेशंस वाइल इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और यहाँ पर जो उसकी टाइप होती है, वहाँ पर जो 5 ऑपरेशन है कि जो 5 ऑपरेशन होते हैं, उसके बगैर यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि डिफाइन करती है उसकी एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास को। अब यहाँ पर 3 तरह की क्लासेस होती हैं। क्लासेस में हम जब जाएंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सुपर क्लास के बारे में। इन आर द टाइप्स आर implicitly defined, but for a stack we would also define the 5 functions. These functions would be generic and not actually have any implementation in them. यानी कि R के अंदर आपके पास जो टाइप्स होती हैं बेसिकली वो इम्प्लिसिटली डिफाइंड होती हैं, और यहाँ पर जो आपके पास स्टैक होता है वो क्या करता है कि वो जो है वो भी डिफाइन करता है आपके पास उन 5 फंक्शंस को। These functions would be generic, और ये जो फंक्शंस होते हैं बेसिकली इनको जेनरिक फंक्शंस कहा जाता है। आर के अंदर आपके पास क्लासेस के अंदर या फिर आपके पास जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको जेनरिक फंक्शंस कहा जाता है, और ये जो फंक्शंस होते हैं इनको भी जेनरिक फंक्शंस कहा जाता है। नॉट एक्चुअली हैव एनी इम्प्लीमेंटेशन इन देम, लेकिन आपके पास जो एक्चुअली यहाँ पर इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होती हैं वो कोई किसी तरह की नहीं होती। द इम्प्लीमेंटेशन गोज इन टू द कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो होती है कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन स्टैक्स के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कि स्टैटिस्टिकली हम यहाँ पर किस तरीके से स्टैक्स को पढ़ते हैं और किस तरीके से क्लासेस के थ्रू या फिर फंक्शंस को हम कॉल करवाते हैं विद हेल्प ऑफ स्टैक्स। अब आ जाते हैं यहाँ पे ऑफ द 5 फंक्शंस डिफाइनिंग अ स्टैक। अब ये जो 5 फंक्शंस हैं ये डिफाइन करेंगे हमारे स्टैक को। वन इज स्पेशल, क्रिएटिंग एन एम्प्टी स्टैक डज नॉट वर्क एज अ जेनरिक फंक्शन। अब यहाँ पर एक जो है वो स्पेशल है, और हम अगर क्रिएट करते हैं खाली यानी कि एक एम्प्टी स्टैक को, तो वो जो है वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा जेनरिक फंक्शन की तरह। When we create a stack, we always need a concrete implementation. अगर हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं स्टैक को तो हमें हमेशा जो है ज़रूरत होगी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन की। बट द अदर 4 कैन बी डिफाइंड एज जेनरिक फंक्शन, लेकिन जो बाकी 4 हैं उनको डिफाइन करना पड़ेगा जेनरिक फंक्शन की तरह। डिफाइनिंग अ जेनरिक फंक्शन इज डन यूजिंग द यूज मेथड फंक्शन। अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं जेनरिक फंक्शन को यूज मेथड फंक्शन को यूज करके। एंड द 4 फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज दस, लेकिन जो आपके पास यहाँ पर 4 फंक्शंस होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कुछ इस तरह। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस कोड को, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर बनाया है टॉप, पॉप और पुश, ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हैं। अब इनमें किया क्या है हमने, सबसे पहले हमने बनाया
एक वेरिएबल जिसको हमने नाम दिया है टॉप का। उसके बाद हम लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर जो आर के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि आपके पास ग्रेटर देन और हाइफन का साइन जो है वो एक साथ आता है, कि एक एरो की तरह जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पर एक फंक्शन, और यहाँ पर ये फंक्शन ये जेनरिक फंक्शन आ गया। उसके बाद हम जो है डिफाइन करें स्टैक को, तो यहाँ पर हमने जो है स्टैक इस पैरेंथेसिस में पास कर दिया। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हो जेनरिक फंक्शन इज डन बाय यूजिंग द यूज मेथड फंक्शन, यानी कि यूज मेथड फंक्शन एंड देन जिसके अंदर हमने फंक्शन को स्टोर करवाया उसका नाम हमने दे दिया, यानी कि टॉप को जो है जो वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पर इस यूज मेथड में पास कर दिया। सेम काम जो है हमने नीचे भी किया, और यहाँ पर आप देखो पॉप मेथड, इसके अंदर हमने स्टोर करवाया फंक्शन को, और फंक्शन के अंदर में स्टैक जो है उसको दे दिया, एंड देन यहाँ पर हमने लिया यूज मेथड, और यहाँ पर जिस वेरिएबल में हमने उसको स्टोर करवाया था उस वेरिएबल या फिर उस ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि पॉप को हमने यहाँ पर यूज मेथड में पास कर दिया। सिमिलरली अब यहाँ पर आ जाओ नीचे, और यहाँ पर भी हमने जो है सेम ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने दिया है पुश, और यहाँ पर हमने लिया असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, एक होगा स्टैक और एक होगा एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर आप देखो यूज मेथड एंड देन पुश, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने पास कर दिया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने यहाँ पर बना लिया एम्प्टी यहाँ पर तो आप देख रहे हो इज अंडरस्कोर एम्प्टी, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है मेरा वेरिएबल है इसको मैंने बनाया। उसके बाद मैंने फंक्शन जो है उसको मैंने दिया, और यहाँ पर स्टैक को जो है मैंने डिफाइन किया, एंड यहाँ पर मैंने उसके बाद दिया है यूज मेथड, और यूज मेथड में मैंने जो है यहाँ पर दिया जेनरिक फंक्शन, यानी कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था जिसमें मैंने फंक्शन को स्टोर करवाया था वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो अब जो है हम यहाँ पर आते हैं नीचे, और यहाँ पर आप देखो what use method does here is dispatch to different concrete implementation of functions is the S3 object oriented programming system, यानी कि आपके पास हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उस मेथड को, यूज मेथड को हम यूज कर रहे हैं जो कि हमारे पास डिस्पैच करेगा डिफरेंट कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन के फंक्शंस को। जैसे कि आपके पास यहाँ पर S3 फंक्शंस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और वो आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि S3 सिस्टम हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। व्हेन इट इज कॉल्ड it will look for an implementation of a function and call it with the parameters that the generic function was called with, यानी कि जब भी इसको बुलाया जाता है ना, कि जब इसको कॉल किया जाता है तो ये क्या करता क्या है कि ये जो है वो देखता है इम्प्लीमेंटेशन की उस फंक्शन को, और यहाँ पर कॉल करने के लिए उस पैरामीटर्स को जो कि उस जेनरिक फंक्शन के अंदर कॉल किए जा चुके हैं। We will see how this lookup works shortly. When defining generic function you can specify default function as well. उसके बाद यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वी विल सी हाउ दिस लुकअप वर्क्स, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि लुकअप जो है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करता है शॉर्टली, यानी कि थोड़ी देर में। When defining generic function you can specify default function as well, लेकिन जब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं जेनरिक फंक्शन को तो यहाँ पर हमारे पास वो क्या करता है, वो स्पेसिफाई करता है डिफॉल्ट फंक्शन को यहाँ पर उसके साथ साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया भाई क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस का, और हमने यहाँ पर स्टैक्स के जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझा, यूज मेथड्स को समझा, और यहाँ पर उनके बारे में थ्योरेटिकली थोड़ा सा ज्ञान ले लिया। तो अभी जो है हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट, और ये था हमारे पास सेकंड पार्ट जो कि था हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अभी हम चलते हैं जरा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ, और दोस्तों यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर कोड देखा इस कोड को आज स्टूडियो में जाकर करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और वहाँ पर चलकर देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। दोस्तों चलते हैं आज स्टूडियो में और करते हैं उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों अभी हमने यहाँ पर जो स्टैक्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको प्रैक्टिकली भी जो है वो देखेंगे इंप्लीमेंट करके आर स्टूडियो में, और उनके रिजल्ट को कि यहाँ पर किस तरीके से रिजल्ट निकल कर आता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो बनाना है हमें एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा टॉप। उसके बाद मुझे लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर जो है आपको लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है इसके अंदर स्टैक को। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टैक, एंड देन उसके बाद मुझे एक मेथड यानी कि यूज़ मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा यूज़ मेथड, एंड देन यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर ये बेस क्लास है। उसके बाद मुझे जो है जिस ऑब्जेक्ट में मैंने उसको स्टोर करवाया है अपने फंक्शन को, उसको जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा, यानी कि मैं टॉप को जो है वो यहाँ पर दे दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पर एंटर को प्रेस करना है, और जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं आई, लेकिन जब हम इसको अभी थोड़ी देर में कुछ करेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगी। अब यहाँ पर उसके बाद बनाएंगे अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि होगा पॉप। उसके बाद हम लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद हम सेम जो है यहाँ पर लेंगे फंक्शन को, एंड देन इसके बाद हम देंगे स्टैक।
तो यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ स्टैक को। उसके बाद मुझे लेना है यूज़ मेथड, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यूज़ मेथड, ये मेरा हो गया यूज़ मेथड। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर पॉप जिसमें मैंने स्टोर करवाया था। उसके बाद एंटर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक मैंने बनाया टॉप और एक मैंने बनाया पॉप। उसके बाद अभी मुझे बनाना है यहाँ पर थर्ड वाला वेरिएबल, तो यहाँ पर मैं दूंगा पुश और यहाँ पर मैं दूंगा फंक्शन, यहाँ पर मैं दूंगा फंक्शन। उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे देना है इसके अंदर दो चीज़ों के, दो पैरामीटर्स को मुझे देना है, एक होगा स्टैक और एक होगा एलिमेंट। उसके बाद अभी मुझे यूज़ करना है यूज़ मेथड का, तो यहाँ पर मैं जो है वो यूज़ मेथड का यूज़ करूँगा। एंड देन अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं दूंगा पुश एंड एंटर। उसके बाद अभी मुझे यहाँ पर फाइनल ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि होगा is underscore empty। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मुझे जो है लेना है फंक्शन एंड देन उसके बाद पैरामीटर देंगे स्टैक और यूज मेथड। उसके बाद हमें देना है is underscore empty। ओके भाई, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल्स के अंदर मैंने 4 फंक्शंस को स्टोर करवा दिया। अभी मुझे एंटर करना है और यहाँ पर मैंने एंटर किया और मेरे पास एग्जीक्यूशन हो गई। अब यहाँ पर अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे यहाँ पर इस फंक्शन को जिस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया उस वेरिएबल को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कॉल कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर देता हूँ कॉमेंट और लिख देता हूँ कॉल द फर्स्ट फंक्शन एंटर। तो यहां पे मैं दे दिया कॉल द फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर प्रिंट फंक्शन यूज करना है एंड देन यहां पर मुझे दे देना है उस ऑब्जेक्ट को जिसमें मैंने अपने पहले फंक्शन को स्टोर करवाया जो कि है टॉप। उसके बाद अभी क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है। अब जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया, अब यहाँ पर देख रहे हो मैंने कॉल कर लिया उसके अंदर स्टोर हुए हुए फंक्शन को, उसके अंदर जो पैरामीटर्स है स्टैक को उसके साथ। यहाँ पर आप देखो मैंने पहले फंक्शन को एकदम प्रिसाइजली जो है कॉल कर लिया विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरिएबल। उसके बाद अब मैं कॉल करूंगा सेकेंड वाले फंक्शन को उसके वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर मैं दूंगा कॉल द सेकेंड वेरिएबल सेकेंड फंक्शन एंटर। उसके बाद प्रिंट फंक्शन एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर पॉप को, यानी कि सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पॉप है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड वाला जो था वो भी मेरे पास फंक्शन आ गया। सिमिलरली अब मुझे यहाँ पर कॉल करना है थर्ड फंक्शन को, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉल द थर्ड फंक्शन एंटर। उसके बाद प्रिंट फंक्शन एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, थर्ड वाला वेरिएबल कौन सा था मेरे पास, पुश, यहाँ पर दूंगा पुश एंटर। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, फोर्थ वाला जो मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको मुझे करना है। तो यहाँ पर मैं दूंगा कॉल द फोर्थ फंक्शन एंटर। उसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे एंड देन अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर देना है is underscore empty। उसके बाद एंटर। तो भाई यहाँ पर आप देखो कि मैंने चारों फंक्शंस को जो है विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरिएबल मैंने जो है कॉल कर लिया। और दोस्तों यहाँ पर आप देखो मैंने फंक्शंस को, जो कि मैंने फंक्शंस के अंदर दो पैरामीटर्स दिए थे स्टैक और एलिमेंट, और बाकी जो तीन मेरे पास वेरिएबल्स थे उसमें मैंने सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया था जो कि था स्टैक। तो मेरे फंक्शंस के अंदर मैंने पैरामीटर्स यूज़ किए और मैंने यूज़ मेथड से यहाँ पर जेनरिक फंक्शंस को यूज़ किया। तो यहाँ पर जो है हमने इस चीज़ को भी समझ लिया। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर किसी भी फंक्शन को उसके अंदर स्टोर हुए वेरिएबल, यानी कि जिस वेरिएबल में वो फंक्शन स्टोर है उस वेरिएबल के नाम को प्रिंट करके हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और ये कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। तो फाइनली भाई हमारा यहाँ पर ये जो ट्यूटोरियल है वो हो चुका है एंड, और हमने यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख ली आर स्टूडियो के साथ। और अभी जो है हमारा ये सेशन यहाँ पर हो चुका है एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पार्ट 3 में, और उसके अंदर फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।